इस एक चुनाव से जुड़ा हुआ 2 बिल जिसमें 129वां संविधान संशोधन और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2014 शामिल है, आज लोकसभा में पेश किया गया। वोटिंग हुई और उसके बाद इस बिल को स्वीकार किया गया सदन में। अब सरकार इसे जेपीसी के पास भेजेगी, इसके लिए कमेटी का गठन होगा और उसमें फिर वाइडर कंसल्टेशन किया जाएगा, क्योंकि इस बिल को पास कराना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें एक संविधान संशोधन बिल भी है, यानी कि संविधान में 129वां संशोधन करना है। उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है, जो कि सत्ता पक्ष के पास नहीं है। सत्ता पक्ष के पास अगर लोकसभा में बात करें तो 292 सांसदों का समर्थन है, वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के पास 119 सांसदों का समर्थन है, जबकि राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए, यानी संविधान संशोधन बिल को पास करवाने के लिए 162 सांसदों की ज़रूरत होती है। वहीं लोकसभा में 364 सांसदों की सरकार को जरूरत होगी और अब सरकार इसे जेपीसी में भेजेगी और जाहिर तौर पे उसमें सभी दलों के सदस्य होंगे। दलों की जितनी ताकत होती है उस हिसाब से उन्हें उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में एक तरफ शीतकालीन सत्र जारी है तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने आंदोलन करने का ऐलान किया है। ये आंदोलन की शुरुआत 25 जनवरी से होगी। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज से बड़ी मात्रा में शामिल होने की अपील की है। हमेशा की तरह यह आंदोलन जालना जिले के अंतरवली सराटी गांव में होगा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर यह आंदोलन किया जाएगा। जरांगे पाटिल ओबीसी कोटा में मराठाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। आंदोलन की तारीख के ऐलान के साथ ही जरांगे ने कहा कि ये उनका आखिरी आंदोलन हो सकता है। सरकार को पश्चाताप होगा, ऐसा ये आंदोलन होगा। इस आंदोलन में बड़ी मात्रा में शामिल होने के लिए जरांगे ने मराठा समाज से अपील की है। पिछले करीब 1.5 साल से जरांगे पाटिल आंदोलन की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। इस आंदोलन के दौरान कई बार हिंसक झड़प भी देखने को मिली और एक बार ये आंदोलन मुंबई से सटे नई मुंबई तक भी पहुंच चुका था। लोकसभा चुनाव के दौरान इस आरक्षण के मुद्दे ने महायुति को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि विधानसभा में इसका कोई खासा फर्क नहीं देखने को मिला। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है। चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो, सभी बिहार की जनता का नब्ज टटोल रहे हैं अपने यात्रा के जरिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीते 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन अचानक उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि आगामी यानी कब से फिर से नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बनाकर मीडिया को जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरी तरफ अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखें तो वो अपने यात्राओं में बड़े बड़े यानी बिहार की जनता के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार 2025 में बनती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा ऐलान ये किया कि उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को 1500 रुपया जो है वह हर महीने दी जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने ये कहा कि महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ यानी हर मंथ दिया जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में थे। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी ईस्टर्न रिवर कैनाल परियोजना का उद्घाटन किया और खास बात यह है कि 46,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बड़ी योजनाओं की उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की। दरअसल वसुंधरा राजे के सरकार में ईआरसीपी की यह योजना शुरू हुई थी, जिसके तहत राजस्थान के 14 जिलों में सिंचाई और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना था, लेकिन किसी कारण से वह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। राजस्थान में सरकार बदली, अशोक गहलोत ने भी अपनी सरकार के दौरान अपने बूते पर इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे में बीजेपी की ओर से वादा किया गया था कि डबल इंजन की सरकार आने पर वह इसे राष्ट्रीय परियोजना का ऐलान करेगी और उसके बाद केंद्र सरकार की भागीदारी से इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार द्वारा मिलकर पेयजल और सिंचाई की इस बड़ी परियोजना को पूरा किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार के तमाम फायदे गिनाए। राजस्थान की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने को लेकर सरकार की गंभीरता जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राजस्थान में उनकी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे और करीब
3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शरीक हुए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा के परिसर के अंदर कटोरा लेकर पहुंचे और किसानों की समस्या, चाहे खाद की बात हो या एमएसपी की बात हो या फिर जो लगातार सरकार पर जो कर्ज बढ़ रहा है या फिर दलित अत्याचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर हाथों में कटोरा लेकर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया। इस दौरान मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते नजर आए। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि सरकार लगातार अपने ऊपर कर्जा बढ़ा रही है और ये कर्जे जो है जनता पर बोझ पड़ रहा है। साथ ही किसानों को खाद समय पर नहीं मिल पाती है। साथ ही जो एमएसपी का वादा किया था गेहूं पर हो या सोयाबीन पर, वो एमएसपी बात करते हैं कि जो कांग्रेस का कहना है कि गेहूं पर 2700 रुपये और इसके अलावा जो धान पर है 3100 रुपये की एमएसपी का वादा सरकार ने किया था, लेकिन वो वादा अभी अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसान परेशान हैं और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। इससे पहले सत्र के पहले दिन जहाँ कांग्रेस के विधायक खाद की खाली बोरियां लेकर सदन में पहुंचे थे, तो आज दूसरे दिन कांग्रेस के तमाम विधायक हाथों में कटोरा लेकर ही नजर आए और उन्होंने इस तरह से अपना विरोध जाहिर किया। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से महायुति के कई नेता नाराज हैं। एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने तो पार्टी की तरफ से दिया हुआ ऑफर को ठुकरा दिया है। एनसीपी ने छगन भुजबल को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन छगन भुजबल ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे पहले ही राज्यसभा जाना था, लेकिन बाद में मुझे विधानसभा चुनाव में क्यों खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार भी नाराज है। सुधीर मुनगंटीवार ने कल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया है कि जिसके बेटे ने पार्टी के खिलाफ ही बगावत की थी। इतना ही नहीं, शिवसेना में विजय शिवतारे नाराज है। उनका ये कहना है कि 2.5 साल बाद उन्हें अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा शिवसेना में तानाजी सावंत ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से शिवसेना का जो चुनावी चिन्ह है धनुष्य बाण, उसे हटाते हुए वहां पर बालासाहेब ठाकरे की फोटो लगाई है। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार से धर्मशाला स्थित तपोवन में शुरू होने जा रहा है। सत्र में शामिल होने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी सत्र में शामिल होंगे और अपने अपने विभागों से संबंधित सूचनाओं को ऑनलाइन माध्यम से ही उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। सत्र के पहले दिन सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा का धर्मशाला में प्रदर्शन भी होगा। प्रदेश में चर्चित विभिन्न मामलों को लेकर सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच खूब गहमागहमी होने के आसार हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 4 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान नौकरियों और कांग्रेस की गारंटियों पर सदन गरमाएगा। विधायकों की ओर से शीतकालीन सत्र के लिए अभी तक 450 से अधिक सवाल पहुंच गए हैं। बता दें कि सत्र में अधिकांश सवाल बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और स्थानीय मुद्दों को लेकर पूछे गए हैं। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर भी भाजपा विधायकों ने सवाल लगाए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू 18 और 19 दिसंबर को सदन में मौजूद रहेंगे। 20 और 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री का राजस्थान के जैसलमेर जाने प्रस्तावित है। राजेश शर्मा, धर्मशाला, न्यूज़ 24। आरजीकल हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के प्रतिवाद से एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर सड़कों में उतर चुके हैं। जिस तरह से यहाँ पे पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई ने यहाँ पे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी किया था। टाला थाने के जो ओसी पूर्व थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं होने की वजह से सियालदह कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। अब उनको बाहर आने के बाद अब एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर और बुद्धिजीवों का जो यहाँ पे कोलकाता के लोग हैं उनका कहना है कि आखिर इन दोनों का चार्जशीट में नाम क्यों नहीं आया था। इसी के प्रतिवाद में जूनियर डॉक्टर सीबीआई दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। जगह जगह मिছিল और रैलियां निकाली जा रही है कि आखिर जो पीड़िता है उसके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष चल रहा है और किसान
पिछले 10 महीने से इसी चाहे वो शंभू बॉर्डर हो जहाँ फिर खनौरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो आमरण अनशन है वो भी लगातार चल रहा है और उनकी जो तबीयत है वो लगातार ही बिगड़ती चली जा रही है और जगजीत सिंह डल्लेवाल अपनी मांगों को लेके पूरी तरह से कह लिया जाए कि मजबूत इरादे के साथ अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं पर किसान नेता सरबंस सिंह पंधेर ने भी ऐलान किया हुआ है कि कल पंजाब भर में जो रेल ट्रैक है उनको पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में कोई भी रेल नहीं चल पाएगी और इसके लिए जगह जगह पर किसान नेताओं ने अलग अलग अपने जो वॉलंटियर हैं उनकी ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं, खासतौर पर रेलवे फाटक हों या फिर रेलवे स्टेशनों के ऊपर ही रेलों को रोकने के लिए। फिलहाल अब सभी की नजरें कल के रेल जाम के ऊपर लगी हुई हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पेपर लीक मामले में एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए और इसे लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद एनटीए चीफ को केंद्र सरकार ने हटाया। लेकिन अब एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से एनटीए पर सवाल खड़े हुए उसको लेकर जो विश्वसनीयता है उसको बरकरार रखने के लिए 2025 में एनटीए को फिर से रिस्ट्रक्चर यानी पुनर्निर्मित किया जाएगा, यानी कि उसका गठन दोबारा किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 8 जो नए पद हैं उनको इजाद किया जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी होंगे। आने वाले समय में बहुत हद तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किताबों की कीमत ना बढ़े और किताबों की कीमत को घटाया जाए, इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। कोचिंग एक बहुत बड़ा चिंता का विषय शिक्षा मंत्री ने बताया और कहा कि जो भी सरकारी व्यवस्था है यानी कि जो सरकार शैक्षिक संस्थानों को खोलती है उनमें व्यवस्था शिक्षा को लेकर कराती है वो इस तरीके की बनाई जाएगी कि कोचिंग का सहारा छात्रों को ना लेना पड़े। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर की हवाएं एक बार फिर जहरीली हो गई है। औसतन AQI जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। लेकिन जिस तरीके से फॉग और स्मॉग का जो कॉकटेल वातावरण में बना हुआ है ये लोगों को बेहद तकलीफ जो है इस समय दे रहा है, क्योंकि जो AQI लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसके लिए जो ग्रेफ 4 है वो लागू कर दिया गया है। तमाम तरीके की पाबंदियां ग्रेफ 4 की फिर से लगा दी गई हैं। जिस तरीके से जो दिल्ली में कॉमर्शियल वाहनों की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है, जो स्कूल हैं वो भी सीधे सीधे बंद करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यानी कि तोड़ फोड़ का काम चल रहा है वहाँ पर भी पाबंदी जो है वो लगा दी गई है। साथ ही जो ग्रेफ 4 की जितनी भी जो पाबंदियां हैं वो इस समय दिल्ली में लागू कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो AQI है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से वापस एंट्री जो प्रदूषण ने की है वो कहीं ना कहीं दिल्ली NCR के लोगों के लिए फिलहाल एक मुसीबत पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं रहा है। लगातार यहाँ पे उपद्रवियों द्वारा हिंसा की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार उपद्रवियों यहाँ पे हत्या कर रहे हैं, लोगों के घरों में आगजनी कर रहे हैं और इतना ही नहीं CRPF के जवानों को भी नहीं बख्श रहे हैं, जिसको लेकर लगातार यहाँ प्रशासन मुस्तैद है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आमने सामने खड़े हैं, वहीं पे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। घटना स्थल पे पूरी तरह से तनाव व्याप्त है, यानी कह सकते हैं कि मणिपुर में हिंसा लगातार देखी जा रही है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके बिहार में परिवार वालों से संपर्क किया है और 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है और इस घटना को लेकर कड़ी निंदा की है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। एक निजी बैंक से लोन लेना एक युवक को इतना ज्यादा महंगा पड़ गया कि आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। यह मामला बिहार के कटिहार का है, जहां के रहने वाले बबलू ठाकुर की पत्नी ने एक निजी बैंक से लोन ली थी, लेकिन लोन का रकम चुकाने के चक्कर में वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि बार बार उन्हें अपमानित किया जा रहा था, जिसके बाद बबलू ठाकुर हरियाणा चला गया कमाने के लिए। वहाँ वह दिहाड़ी मजदूर का काम करने लगा और धीरे धीरे कंपनी को पैसा लौटाने लगा, लेकिन ब्याज की रकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया। आखिरकार बबलू ठाकुर ने शनिवार की रात फेसबुक लाइव आकर अपनी जान दे दी और इस वीडियो में उसने साफ तौर पर कहा है कि वो और उसका परिवार इस लोन को चुकाने में बर्बाद हो गया और इसके चलते उन्हें बड़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब वो मानसिक प्रताड़ना नहीं झेल पा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में
7 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। प्रशासन ने इस संदिग्ध मौत मामले में जांच कमेटी का गठन किया है। वहीं जम्मू से, पुणे से, दिल्ली से और चंडीगढ़ से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम जो है राजौरी के गांव बडाल पहुंची है। वहां पर करीब 1800 ग्रामीणों के सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। इन सैंपलों को लैब में भेजा गया है ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि आखिरकार जिन 7 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी असली वजह क्या है। मरने वालों में नाबालिग बच्चे भी शामिल है। ग्रामीणों के मुताबिक जिनकी जान गई है उन्हें पहले तेज बुखार हुआ था, उसके बाद उन्हें 10 उल्टियों की शिकायत हुई थी। आपको बता दें कि गांव में ग्रामीण बेहद ज्यादा खौफजदा है। राजौरी जिले में भी लोगों को डर लग रहा है कहीं ये कोई महामारी ना हो, लेकिन प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो लगातार लोगों की जांच कर रहे हैं। राजौरी से मेरे सहयोगी बालकृष्ण शर्मा और जम्मू से कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।